9वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा हमारे जीवन में क्या काम आते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है, ये सारी चीज़ें हम 9वें चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो 9वें चैप्टर के अंदर पहला सवाल है, क्या सवाल है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जैसे सर्कस का कोई कलाकार है, वो डोरी इस तरीके से बंधी हुई है, देखना जरा एक बार। मान लो यहाँ पे डोरी का एक सिरा है और एक सिरा ज़मीन से बंधा हुआ है, ये डोरी है। डोरी का मतलब ये रस्सी है, और ये रस्सी जो है वो 20 मीटर लंबी बताई है। कितने मीटर लंबी बताई है? 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी इसमें कोई भी ढील नहीं है, एकदम टाइट से बंधी हुई है। और मान लेते हैं इस डोरी का नाम AB है और यहाँ पे C पे 90 डिग्री का कोण है। तो आगे इसने क्या लिखा है? भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है और यह भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये यहाँ खंबे से बंधी हुई है, ये खंबा है, इस खंबे से ये बंधी हुई है। और भूमि स्तर ये जमीन है, यानी ये भूमि है, इसके साथ में इसका एक कोण दिया है। कितना दिया है? 30 डिग्री कोण दिया है। कितना दिया है? इस सवाल के अंदर एक खंबे के ऊपरी सिरे से एक डोरी बंधी हुई है जो कि 20 मीटर लंबी है, और इसका जमीन के साथ, भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण है। तो ये पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है। ये जो खंबे की हाइट है, ये ऊंचाई पूछी गई है आपसे, यानी जो खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई यानी जिसका नाम है BC, आपसे ये ऊंचाई पूछी है। इन सवालों में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि आपको कौन सी दूरी दी है और कौन सी पूछी है, ये किसके सूत्र में आती है। अब जैसे जो दी है ना, वो तो है कर्ण, ये तो क्या है, और जो पूछी है वो क्या है? कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। यानी आपको लंब का मान पूछा है, कर्ण का मान दिया है। तो ये दोनों लाल बटिका वाला जो सूत्र है अपना, जो शॉर्टकट तरीका बना है, उसमें ये कर्ण और ये लंब दोनों किस में आते हैं? यहाँ क्या लिखा होता है? ये रहा कर्ण और लंब, या लंब और कर्ण दोनों किस में आते हैं? तो आपको साइन वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। आपको बस इतना देखना है कि जो दिया है, कर्ण दिया है 20 मीटर, आधार दिया है क्या इसने? नहीं दिया। कर्ण दिया है और पूछा किसका मान है? लंब का। खंबे की ऊंचाई पूछी है। ये दोनों किस में आते हैं? लंब और कर्ण साइन में आते हैं। किस में आते हैं? तो आपको सिर्फ साइन का सूत्र लगाना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, चूंकि साइन कोण का नाम वो लिखोगे जहाँ पे कोण दर्शाया हुआ है। 30 डिग्री वाला कोण किस पे दर्शाया है? A पर। तो यहाँ लिखोगे साइन A, जिसका फॉर्मूला होता है लंब बटा साइन A। A कितना डिग्री है जरा बताना? 30 डिग्री। और लंब कितना है? लंब दिया नहीं है तो इसका नाम लिख दो BC। कर्ण कितना है? 20 मीटर। साइन 30 का मान 1/2 सारणी से ना 8वें चैप्टर के अंदर, और BC बटा 20। आप एक काम करो, 20 का इधर तिरछा गुणा कर दो। 20 का तिरछा गुणा करोगे तो 20 का 1 से गुणा, 20/2 कितना हो गया? तो BC बराबर के अंदर आ जाएगा 10 मीटर। तो इसका मतलब उस खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर है। ये बात ठीक से समझ में आ गई आपको? तो सूत्र किसका लगाया हमने यहाँ पे? साइन का ही क्यों लगाया? क्योंकि आपको लंब का मान पूछा है, कर्ण आपको दिया है, ये दोनों साइन में ही आते हैं। क्या यहाँ पे साइन के अलावा और किसी का लगा सकते हैं? कोसेक का लगा सकते हैं। किसका लगा सकते हैं? कोसेक का। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि लंब और कर्ण दोनों कोसेक में भी आते हैं। किस में आते हैं? तो जरा देखिए, मैं इसको कोसेक से कर रहा हूँ। आप लिखोगे कोसेक, कौन कौन सा लिखोगे? कितना डिग्री है कोसेक? A।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है बोलो? 20। लंब कितना है? लंब पता नहीं है, इसका नाम लिख दो BC। अब कोसेक 30 का मान साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का 1/2 होता है, कोसेक 30 का 2, तो 2 बराबर हो गया 20 बटा BC। अब आपको BC का मान निकालना है, तो BC का तो इधर 2 से गुणा कर दो और 2 भेज दो भाग में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा कर दो। BC का 2 से गुणा, ये हो गया 2 BC बराबर 20। आपको BC का मान चाहिए, 2 भाग में लगा दो, तो BC बराबर कितना आ जाएगा? आना 10 मीटर ही है। तो आप यहाँ साइन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और कोसेक का भी। दोनों लगाने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि कर्ण दिया है और लंब पूछा है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर इसमें ये पूछ लेता कि इसके आधार की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई, तो किसका सूत्र लगाते? किसका लगाते? कोस का। क्यों लगाते कोस का? क्योंकि कर्ण दिया है, आधार पूछा है, दोनों किस में आते हैं? कर्ण और आधार किस में है? ये कोस में, या फिर तो या तो कोस का लगता या ये इस प्रश्नावली की मूल बात है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्यों लगाना है। समझ में आई ये बात? ठीक है। दूसरा सवाल, 9वें चैप्टर का दूसरा सवाल। सवाल ये कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इस तरह से एक काफ़ी लंबा पेड़ था। मान लेते हैं इस पूरे पेड़ की लंबाई AB है। ये पूरा पेड़ था एक, और ये आंधी आने से इसका ऊपर वाला कुछ हिस्सा टूट गया। आंधी आने से इसका कुछ हिस्सा टूट गया। इसके अंदर क्या है कि ये पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया C से, और टूट के इसका जो ऊपर वाला किनारा है ना, ये B, ये इस जमीन को टच होने लगा। मान लेते हैं ये यहाँ से टूट कर B यहाँ आ गया, ये यहाँ पर B आ गया। तो एक बार मैं यहाँ नाम B नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ D लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये वाला पेड़ का जो हिस्सा है ना D वाला, ये B वाला ही है। ये B यहाँ से टूटा और इधर लटक गया। और समझ में आ गई बात आपको ये? अच्छा, ये जमीन के साथ, ये जमीन है, जमीन के साथ ये जो हिस्सा नीचे गिरा है, ये कुछ कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और साथ में ये कह रहा है जो पेड़ का पाद बिंदु है, यानी कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, और जहां पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उससे कुछ दूरी पर है। कितनी दूरी पर दिया है? 8 मीटर दूरी पर। कितने मीटर दूरी पर है? ये कह रहा है पेड़ का जो पाद बिंदु, यानी ये निचला पॉइंट, ये निचला पॉइंट जहाँ पे ऊपरी शिखर, ऊपरी सिरा जमीन को जहाँ टच करता है, वहाँ से 8 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पर है? अब ये कह रहा है बताओ पेड़ की लंबाई कितनी थी टूटने से पहले। मुझे ये बताओ, ये जो CD हिस्सा है पेड़ का, ये CD हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है? ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है। ये BC हिस्सा टूट के यहाँ आ गया। तो अपने को अगर इसकी लंबाई पता चल जाए और इसकी लंबाई पता चल जाए तो पूरे पेड़ की लंबाई पता चल जाएगी। यानी सीधी सी बात है, हमें ये AC भुजा निकालनी है और अपने को CD भुजा भी निकालनी है, दोनों निकालनी है। और ये कोण है, कोण के सामने वाला आपको पता ही है लंब होता है। क्या होता है? और ये जमीन वाला क्या है? आधार। तो अब आप हिसाब लगा लो, आपको लंब निकालना है। लंब चाहिए, आधार दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? तो लंब दिया है, सॉरी लंब निकालना है, आधार दिया है। ये दोनों किस में आते हैं? अरे किसके फॉर्मूले में आते हैं लंब और आधार? थोड़ा याद कर लिया करो, tan के फॉर्मूले में आते हैं। तो आपको बस tan का फॉर्मूला लगाना है। tan कौन का नाम? कौन का नाम? D। पहले D लिख दो। tan D बराबर लंब बटा आधार। tan D का मान 30 डिग्री। लंब बोलो कितना है? ज्ञात करना है। इसका नाम क्या है? AC। आधार कितना है? आधार कितना है? 8। tan 30 का मान 1/√3 और AC बटा
तिरछा गुणा कर दो 8 का 1 से, 8/√3 मीटर किसका मान आ गया ये, यानी जो भाग अभी भी सही सलामत है पेड़ का उसका मान आ गया है 8/√3 मीटर। अब कौन सा भाग बाकी रह गया, कौन सा भाग बाकी रह गया, ये भी सी गया कहाँ टूट के, कौन सा, CD। तो आपको ये CD निकालना है। अब आपको ये भी दिया और ये भी दिया, आपकी मर्जी है कोई सा ही काम में ले लो। अपने ये मान लो कि आधार दिया है, कर्ण निकालना है। आपको आधार दिया है और कर्ण निकालना है। अब आधार और कर्ण दोनों किस में आते हैं, कोस में आते हैं। किस में आते हैं, आप चाहो तो आधार और लंब भी काम में ले, ये कर्ण और लंब भी काम में ले सकते हो, क्योंकि अब आपके पास लंब है, कितना है लंब, तो आप लंब और कर्ण से भी कर सकते हो साइन वाला लगा के, क्योंकि अभी आपके पास लंब का मान आ गया। आप चाहो तो वही फॉर्मूला लगा दो। आधार आपके पास है, आपको कर्ण निकालना है। आधार और कर्ण दोनों आते हैं कोस में। किस में आते हैं, तो मैं कोस और कोण कितना है 30, तो कोस 30 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 8, कर्ण कितना है CD। अभी नाम इसका माप पता नहीं है तो CD 8 CD लिख दिया। थोड़ा सही करो, कोस 30 का मान साइन में किसके बराबर होता है 60 के, और साइन 60 का कितना होता है √3 बटा बराबर में 8/CD। आपको किसका मान निकालना है यहाँ से, पर CD तो बटे में आ गया। अब यहाँ से दो तरीके हैं, या तो इस पूरे को ही पलट दो, CD ऊपर आ जाएगा। अगर इस पूरे को पलट दें, CD ऊपर 8 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, तो भी मान आ जाएगा। या एक काम कर लो, CD का इधर ऊपर गुणा, 2 नीचे है इसका ऊपर गुणा, √3 ऊपर है इसका नीचे गुणा। ऐसे करें या पलट के करें, चलो पलट के कर देते हैं। पलट दो, इधर क्या होगा पलटने से, और इधर पलटने से क्या होगा। अब सिर्फ बट्टे में 8 है, इसका इधर तिरछा गुणा कर दो, 8 दुआ कितना हो गया 16 बटे में मीटर, बराबर में क्या आ गया, तो CD की माप आ गई, AC की माप आ गई, ये AC है इसकी माप आ गई, CD की माप आ गई। AC कितनी आई है बोलना, 8/√3 मीटर, और CD कितना है 16/√3 मीटर। पूरे पेड़ की लंबाई के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं पेड़ की लंबाई। आपको AC के अंदर CD जोड़ना पड़ेगा। AC कितना है 8/√3 और CD कितना है 16/√3, दोनों का LCM क्या आएगा, अरे 8/√3 और 16/3 का LCM √3 LCM आएगा। √3 का √3 में भाग, 1 का 8 से गुणा, √3 का √3 में भाग, 1 का 16 से गुणा, 16 और 8 है, बट्टे में रूट कभी भी मत छोड़ना, बट्टे में रूट कभी नहीं छोड़ना है। रूट डालने का एकमात्र तरीका है √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर तो हो गया 24 √3, √3 का √3 से गुणा 3। आपको पता है √3 का गुणा जब √3 से करेंगे तो √3 का क्या आएगा, और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके क्या आ जाएगा 3, तो 3 का 24 में भाग, तो आपका आंसर है 8/√3 मीटर। यानी टूटने से पहले पेड़ इतना मीटर लंबा था। आप चाहो तो √3 का मान 1.732 रख देना, बाकी ये आंसर भी करेक्ट है। समझ में आ गया सवाल ये, ठीक है। तो तीसरा सवाल 9वें चैप्टर का सवाल ये है कि एक ठेकेदार पार्क के अंदर फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी वो जो बच्चे जिसके ऊपर फिसलते हैं ना, झूलते हैं, वो वाली। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी लगी तो ऐसे है, लेकिन इसकी ज़मीन से हाइट 1.5 मीटर है, और ये वो पट्टी है फिसलन वाली जिस पे बच्चे यहाँ पे ऐसे फिसल के नीचे आते हैं, जिस पे यहाँ बच्चे फिसल के नीचे आते हैं, और इसका कोण है 30 डिग्री ज़मीन के साथ। इसका ज़मीन के साथ कोण कितना है 30 डिग्री। अब ये कह रहे हैं इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है,
अब फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, तो आप ये सोचिए कि इसके अंदर आपको 90, ये कोण के सामने वाली भुजा दी है, और कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। और आपसे पूछा किसका मान है, कर्ण का। किसका मान पूछे, कर्ण का। तो लंब दिया है, कर्ण का मान पूछा है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हैं वो फॉर्मूला लगा दो। किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का लगा दो। साइन कोण कितना, और लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब है 1.5, कर्ण कितना है, कर्ण तो दिया नहीं है, AC। साइन 30 का मान और 1.5 बटा AC, 2 का तिरछा गुणा करो, और AC का 1 से, AC का 1 से करेंगे तो AC 2 का 1.5 से गुणा होगा 3 मीटर। यानी ये फिसलन पट्टी जो है उसको 3 मीटर की लगानी पड़ेगी। और सेम टू सेम ऐसा इसमें है, आपको इसकी लंबाई पूछी है, पट्टी की लंबाई, और ये दी है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, अरे लंब का मान आपको दिया है, कर्ण का पूछा है, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो बस साइन का लगाओ सिंपल। साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण। लंब 3 है, कर्ण का मान क्या है, और साइन 60 का मान, और 3 बटा, अब फिर वो QR बटे में आ गया। पिछले सवाल में आया था ना, QR को ऊपर लाना है, पलट दो। पलटोगे तो क्या होगा बोलो, 2 बटा √3 बराबर QR बटा 3 का तिरछा गुणा कर दो, तो QR बराबर कितना आ गया, 6 बटा, आप चाहो तो √3 बटे से हटा के ऊपर नीचे √3 का गुणा करके सही कर लेना इसको, ठीक है, तार लो। 9वें चैप्टर का चौथा सवाल क्या लिखा है जरा देखना। एक मीनार है और एक भूमि पे कोई बिंदु है C। सवाल में लिखा है मीनार का जो पाद बिंदु है यानी निचला पॉइंट है A, इससे ये जमीन वाला पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। हमसे ये मीनार कितनी ऊंची है ये पूछा है। एक चीज इसमें और दी है कि मीनार के शिखर जो है उस शिखर से इस बिंदु से उन्नयन कोण, इस शिखर का इस बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस कोण को बोला जाता है उन्नयन कोण। ये कोण 2 टाइप के होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण कौन सा होता है देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे कोई टावर है या कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, हम उसके शिखर को देख रहे हैं नजरें उठा के, तो मान लो सीधी नजरें तो ऐसी होती है हमारी, और मान लो किसी टावर को देखने में हमारी नजरें ऐसे 30 डिग्री ऊपर उठ गई। ये पहले सामने देख रहे थे, फिर नजरें 30 डिग्री ऊपर उठ गई, तो ऊपर देखने पे जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं। अब एक होता है अवनमन कोण। अब ये अवनमन कोण कौन सा होता है, मान लो जैसे मैं ऐसे सामने देख रहा हूँ और सामने देखते देखते मैंने ज़मीन पे मुझे कोई नीचे एक चीज़ पड़ी मिली और मैं उसको देखने लग गया, तो मेरी नज़रें सीधी देखने के बजाय नीचे कितनी झुकी, उसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन शब्द के अंदर अव उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ होता है नीचे। मान लो आप किसी छत पे खड़े हो और नीचे आपको सड़क पे कोई चीज़ दिखाई दी, तो आप सामने देखने की बजाय नीचे देखने लग गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नज़रें झुका ली। जैसे हम किसी को नमन करते हैं तो झुकाते हैं ना, मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति आँख से कोई चीज़ देख रहा है, मान लो सीधे देखने की बजाय उसने नीचे की तरफ देखना यहाँ शुरू कर दिया, तो उसकी नज़रें कितनी झुकी है, 40 डिग्री 45 डिग्री कितनी झुकी है, ये उसका अवनमन कोण होगा। कौन सा कोण होगा ये। और जब हम नीचे बैठे बैठे ऊपर किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी नज़रें जितनी ऊपर उठती है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं। तो ज़मीन के इस बिंदु से इस मीनार के शिखर को देखा जा रहा है कितने डिग्री कोण पे,
30 डिग्री कोण पे। तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। तो बेहद आसान सिंपल सा सवाल, आपको दिया क्या है, क्या दिया है, पूछा क्या है, आधार और लंब दोनों किस में आते हैं, tan में आते हैं। किस में आते हैं, तो सिंपली आप tan का सूत्र लगा दो। तो tan 30 बराबर बोलो लंब बटे आधार। लंब कितना है, मैं पहले लिख देता हूँ, लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3। लंब कितना है पता नहीं, इसका नाम लिख दो AB। आधार कितना है, तिरछा गुणा कर दो, 30 का 1 से 30/√3 बराबर AB। बटे में रूट मत छोड़ो, इसके लिए क्या करोगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 30√3 और बटे में √3 का √3 से गुणा कितना हो जाएगा, ये 3 का 30 में भाग है। तो AB बराबर आ चुका है 10√3 मीटर। यह आ गया 10√3 मीटर। चाहो तो आप 1.73 से गुणा कर दो, तो ये 17.3 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी इस मीनार की ऊंचाई 17.3 मीटर है। ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या है, देखिए। सवाल नंबर 5 के अंदर एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ऐसा ही लिखा है क्या, देखो। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। अब देखो पतंग उड़ती है ना 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो मान लो हम यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग बहुत दूर उड़ रही है, तो वो पतंग की ऊंचाई नहीं मानी जाती। पतंग की ऊंचाई मानी जाएगी वो जहाँ पे उड़ रही है ना, उसकी डायरेक्ट जमीन से ऊंचाई। मान लो यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है और उसको उड़ा रहा है कोई 1 किलोमीटर दूर, तो वो लंबाई थोड़ी नापी जाएगी। पतंग की ऊंचाई तो ऐसे नापी जाएगी सीधी डायरेक्ट कितनी है। तो ये पतंग यहाँ पे उड़ रही है, मान लो A बिंदु पे, इसकी जमीन से डायरेक्ट ऊंचाई 60 मीटर है। कितने मीटर है, और यहाँ पे इसको कोई बंदा उड़ा रहा है। यहाँ पे मान लो B पॉइंट पे कोई लड़का, B फॉर बॉय, यहाँ पे कोई लड़का उड़ा रहा है और यहाँ पतंग उड़ रही है, और B पॉइंट पे कोई लड़का उड़ा रहा है और यहाँ पे C मान लेते हैं। अब कहने का मतलब जो धागा या रस्सी या डोरी है, वो डोरी इसने यहीं पकड़ रखी होगी, और सवाल में लिखा है कि उस डोरी के अंदर कोई ढील नहीं है, वो एकदम पूरी की पूरी तनी हुई है। इस डोरी का जमीन के साथ कोई कोण दिया, देखो कितना दिया है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री कोण दिया है। तो ये कह रहे हैं उस डोरी की लंबाई कितनी है जिससे वो पतंग बंधी हुई है। पहले तो मुझे ये बताओ, इस चित्र के अंदर वो डोरी है कौन सी, AC है कि BC है कि AB है। ये डोरी है जिसको आप रील कहते हो, रस्सी कहते हो या धागा कहते हो, वो डोरी ये है AB। आपको इसकी लंबाई पूछी है, डोरी कितनी लंबी है, तो आपको जो दिया है और जो पूछा है वो देख लो किस फॉर्मूले में आता है। ये क्या है, कोण के सामने वाला कौन सा होता है, लंब। ये क्या है, लंब और कर्ण किस में आते हैं, तो बस सिंपली साइन का फॉर्मूला लगा दो। साइन 60 बराबर बोलो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 60, कर्ण कितना है AB, और साइन 60 का मान √3/2। आपको मान AB का चाहिए, पर AB तो भाग में आ गया। अब भाग में आ गया तो कैसे करोगे, पलट दो। क्या कर दो, तो 2/√3 बराबर AB/60। तिरछा गुणा कर दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60 का 2 से गुणा बटे में √3 बराबर कितना रह गया, √3 हटाओ बटे से। कैसे हटाओगे, 120 का 120, √3 का ऊपर नीचे गुणा, √3 गुणा √3 कितना हुआ, इस 3 का 120 में भाग 40, तो 40 √3 मीटर आ गई उस डोरी की लंबाई। तो डोरी थी AB, उसकी लंबाई आ गई 40 √3 मीटर। उतार लो।
छठा सवाल, छठे सवाल में लिखा है एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कितने मीटर का? 1.5 फुट का नहीं है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर तकरीबन 5 फुट हो जाएगा, 4.25-5 फुट हो जाएगा। तो एक इतना लंबा लड़का है, मान लेते हैं ये 1.5 मीटर हाइट का है। तो मान लेते हैं कि ये ए बी जो है ना वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो यहाँ पे खड़ा है। ये कोई लड़का है ए बी, ये 30 मीटर भवन, 31 मीटर ऊंचा भवन है। देखो लड़का जमीन पे अगर खड़ा होगा तो उसी हाइट पे भवन होगा। कहने का मतलब है आपने मान लो यहाँ ज़मीन मानिए कि यहाँ पे लड़का खड़ा है, तो इसी हाइट पे आप भवन मानोगे। मान लेते हैं यहाँ पे वो बिल्डिंग है, जैसे कि मान लेते हैं इस बिल्डिंग की हाइट इसने दी है 30 मीटर। कितने मीटर दी है? 30 मीटर। ये जो भवन है वो काफ़ी ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। मान लेते हैं सीढ़ी है, ये वो कोई भवन बिल्डिंग है। अब सवाल में लिखा है ये लड़का जो है 1.5 मीटर का, ये इस भवन की ओर चल कर जाता है। ये लड़का यहाँ से यहाँ जाएगा चल के, थोड़ी दूर चल के जाता है। तो मान लेते हैं लड़का यहाँ पहुँच गया। ये जो ए बी था वो अब पी क्यू पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? पी क्यू पर पहुँच गया, या ई एफ मान लो, वो आपकी मर्जी है। ये लड़का अब पी क्यू बिंदु पे पहुँच गया और ये कह रहा है कि इसकी आंखों का जो ओनियन कोण है इस बिल्डिंग के शिखर को देखने का, ये लड़का इस बिल्डिंग के शिखर को देख के चल रहा है, ऐसे ऊपर मुंह कर रखा है, चला जा रहा है बिल्डिंग की तरफ। तो ये लड़का 1.5 मीटर वाला अब यहाँ पहुँच गया और इसकी आंखों का ओनियन कोण आप सोच के बताओ। मैं मान लो इस दीवार के ऊपर वाले किनारे को देख रहा हूँ, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो लगभग मेरा कोण मान लो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, और मैं चलते चलते दीवार के एकदम नज़दीक हो गया और अब ऊपर वाले किनारे को देखूँ तो मेरा कोण बढ़ेगा या घटेगा? आप किसी टावर को दूर से देखते हो ना तो आपको 15-20 डिग्री पे दिख जाता है, और टावर के एकदम जड़ में जाके खड़े हो जाओ तब ऊपर कितना देखना पड़ेगा? पूरा 90 डिग्री पे। क्या देखना पड़ेगा? तो जितना हम नज़दीक होते हैं उतना कोण बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कोण है। तो ये इसका ओनियन कोण पहले तो था 30 डिग्री, पहले कितना था? 30। और जैसे ये बिल्डिंग के नज़दीक गया इसका कोण हो गया 60। कोण कितना हो गया? यहाँ पे एक सीधी रेखा बना दो ताकि हम कोण बना सकें। ये कोण इसका पहले 30 था और बाद में शायद 60 हो गया। सवाल में देखना 60 डिग्री हो गया। तो ये कह रहा है बताओ ये बिल्डिंग की तरफ कितना चल कर गया? मतलब पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। ये दरअसल क्या है कि ए से पी पर पहुँच गया। ए से कहाँ पहुँच गया? ये ए से यहाँ पी पे पहुँच गया। तो ये कह रहा है ये कितनी दूर चल के गया ये बताओ। आपको ये दूरी बतानी है। ए पी बता दो चाहे ये बी क्यू बता दो, यहाँ पे बी है, चाहे आप बी से लेकर क्यू तक दूरी बता दो, चाहे ए से लेकर पी तक की दूरी बता दो, बात तो एक ही है। ये 1.5 मीटर का है, ये भवन 30 मीटर का है। कितने मीटर का है? तो मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं अगर सी ई लिख रहा हूँ तो ये सी ई दूरी कितनी है? ये लड़के की हाइट जितनी है ये 1.5 मीटर है। कितने मीटर है? तो ये 1.5 है, टोटल 30 थी। ये टोटल कितनी थी? उसमें से ये 1.5 काट दो तो ऊपर कितनी बचेगी? 28.5 यानी 28.5। तो ये बच गई आपकी 28.5 मीटर ये वाली। यानी जो ये सी ई लंबाई है वो 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर बच गई। अपने को इस नीचे वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं है। आप ये मान लो कि इस लाइन के नीचे कुछ नहीं है। अब आपके सामने यहाँ पे एक तो ये त्रिभुज है डी क्यू ई, यहाँ पे ई लिखा है डी क्यू ई, एक तो ये त्रिभुज है और एक डी बी ई त्रिभुज है। क्या आपको डी क्यू ई त्रिभुज दिख रहा है? तो डी क्यू ई त्रिभुज दिख रहा है क्या? दूसरा त्रिभुज कौन सा है? डी बी ई। मैं इन्हीं दो का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यही दो हैं समकोण त्रिभुज।
एक तो ये है समकोण त्रिभुज 90 वाला और एक ये बड़े वाला है। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, अगर ऐसे दो दो त्रिभुज बनने लग जाए, इन सवालों में दो दो त्रिभुज बनने लग जाएं, तो आप 100% मान के चलना दोनों त्रिभुजों में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और दोनों त्रिभुजों में किसका फॉर्मूला लगाओगे, आपको ये देखना है कौन सी भुजा दी है और कौन सी पूछी है, या किन दो भुजाओं का जिक्र सवाल में है, आप उसका सूत्र लगाओगे। मेरी बात को गौर से सुनो, मैं कह रहा हूं अगर ऐसे सवालों में दो समकोण त्रिभुज आ जाए, यहां दो है ना, दोनों में आंख बंद करके फॉर्मूला लगा देना, लगाना ही पड़ेगा। लगाओगे किसका, जिन दो भुजाओं का सवाल में जिक्र है वो किस में आती है उसका लगाना है। अब जैसे ये सवाल है, ये चित्र है, इस चित्र में कौन सी दो भुजाओं का जिक्र है सवाल में, एक तो ओ है कि नहीं है ये, और एक अपन आ दूरी पूछिए नहीं, मतलब ई भुजा पर अपने चल रहे हैं, इस भुजा पे चल रहे हैं ना अपने, तो इस भुजा का जिक्र है, इस भुजा का जिक्र है, कर्ण का कहीं कोई जिक्र है क्या, कर्ण का कोई लेना देना है क्या, कर्ण भूल जाओ। ये दोनों किस में आते हैं उसका फॉर्मूला टेक दो। ये क्या है, आधार, ये क्या है, दोनों का लगा दो, किस में आते हैं। तो त्रिभुज का नाम लिख देता हूं पहले मैं, त्रिभुज का नाम क्या, त्रिभुज डी क्यू ई में, त्रिभुज डी क्यू ई में किसका फॉर्मूला लगाना है, tan। और कौन कितना है इस त्रिभुज में, तो मैं tan 60 का लगा रहा हूं। हाँ बोलो, लंब बटे क्या होता है, tan 60 का लंब बटे, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है ये नहीं पता, QE, आधार का नाम लिख दिया QE। tan 60 का मान बोलो √3, और इधर हो गया 28.5 बटा QE। यहाँ से QE का मान निकाल लेते हैं, QE का इधर गुना कर दो √3 से और √3 का भाग में, तो यहाँ से QE कितना आएगा जरा बता सकते हो, अरे QE इधर आ गया, √3 नीचे गया तो 28.5 के बटे में कितना आ जाएगा, तो QE का मान आ चुका है 28.5 बटे √3। एक बार इन छोड़ दो, मैंने आपको शुरू में बोला था दो त्रिभुज दोनों में लगाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अब दूसरा कौन सा है बोलो, समकोण त्रिभुज DBE, तो त्रिभुज DBE में इसमें भी आप उसी का सूत्र लगाओगे जिन दो भुजाओं का जिक्र है सवाल में। एक तो इंगो है ही आधेड़ी है 28.5, 28.5 ही हो गया, 31 है 28.5, दूसरी ये है पूरी। देखो इस त्रिभुज के अंदर आधार ये पूरा है, ये पूरा है आधार। अब बोलो tan कौन सा लिखूं, इसमें कौन कौन कितना है ये, तो tan 30 कितना लिखना पड़ेगा, हाँ लंब बोलो 28.5, और आधार और पूरो, आधार पूरा क्या है BE, आधार पूरा कितना है, हाँ tan 30 का मान बोलो 1 बटा √3 बराबर में 28.5 बटा, आपको BE का मान चाहिए, BE का इधर गुणा कर दो 1 से, क्या हो गया बटे में कितना है इसके √3 बराबर में 28 पॉइंट √3 का तिरछा गुणा करो, BE बराबर 28.5 √3 का गुणा √3 मीटर, ये BE का मान आ गया। आपको सवाल में क्या BE का मान पूछा है, आपके पास BE का मान आ चुका है वो 28.5 √3, आपके पास QE का मान आ चुका है इसका, पर आपको तो पूछा तो इसका है, ये कैसे निकालें। सुनो एक मिनट, इस पूरी की लंबाई पता है ना, इसकी भी पता है ना, ये घटा दो, पूरी में से ये घटा दोगे तो बचेगी कौन सी, यही तो बचेगी BQ। आपको BQ ही तो चाहिए कि ये बाउंड की तरफ कितना चल के गया था, तो आपको BQ की लंबाई चाहिए, तो ये लो BQ। तो BQ के लिए किस में से कौन सी घटानी पड़ेगी, BE में से, BE में से कौन सी घटानी पड़ेगी QE। अब BE कितनी है 28.5 √3 माइनस QE 28.5 बटा √3,
अब यहाँ पे ये माइनस बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एलसीएम लो दोनों का, कितना आ रहा है? दोनों का एलसीएम आएगा √3। √3 का इससे सीधा गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? √3 का √3 से गुणा 3 तो 28.5 गुणा 3 माइनस, ये लाइन समझ में आ गई? √3 का √3 में भाग 1 का 28.5 से गुणा, अब 28.5 का 3 गुणा, 28 का 3 गुणा 84, 84.5 का 3 गुणा 1.5 का 3 गुणा 1.5 ही हो गया। 84 और 1.5 कितने हो गए? 85.5 माइनस 28.5 बटे में है √3। अब 0.5 से तो 0.5 कट ही गया। 85 में से 28 घटाओ, शायद 57 बचेंगे। कितने बचेंगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ 57 बटा √3। अब फिर वही बात, रूट बटे में नहीं छोड़ना, रूट बटे में नहीं छोड़ना तो क्या करें बताओ जरा? √3 का ऊपर नीचे गुणा, ये कितना हो गया? 3 का 57 में भाग है 19, तो आपका आंसर है 19 √3 मीटर। तो वो लड़का 1.5 मीटर वाला भवन की तरफ 19 √3 मीटर चल के गया। उतार लीजिए।